वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज हम मिल रहे हैं अपने दो ऐसे डॉक्टर से जो हमें बताएंगे एक ऐसे इशू के बारे में विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग इशू। और ये वो एक हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है जो हम सब की लापरवाही की तरफ भी एक बहुत बड़ा इशारा है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी कि हमें आने वाले वक्त में जब सेहत के इलाके में और एरिया में किस तरह की दुश्वारियों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा अपने रवैयों की वजह से। सो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर हारिस से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हारिस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके साथ है डॉक्टर आयजा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयजा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू डॉक्टर आयजा कि ये जो इशू है जो कि हमने पिछले दिनों कराची में एक खबर आई कि तकरीबन एंडेमिक है कि एक ऐसा टाइफॉइड जो ड्रग रेजिस्टेंट है जिसके ऊपर के कोई दवाई भी असर नहीं कर रही और वो फैल रहा है इस मौसम में बहुत ज़्यादा। सो मुझे बताइएगा कि ये क्या है और ये मसला क्या है, कैसे पैदा होता है? एक्चुअल में ये मसला एक ऑर्गेनिज़म है सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी, उसकी वजह से फैलता है। ये मोस्टली फीको ओरल रूट मतलब मुंह के ज़रिए से खाने के मतलब कोई भी ऐसा खाना जो साफ़ ना हो या साफ़ पानी मतलब आप गंदा पानी पी रहे हों या इस तरह का खाना खा रहे हों उसके ज़रिए आपके अंदर बॉडी में जाता है और ये बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और इसमें होता है ये मोस्टली ये है कि जब आप कोई भी इस तरह का मतलब खाना खा रहे हैं जो कंटेमिनेटेड है या इस तरह का कोई पानी पी रहे हैं जो साफ़ नहीं है मतलब गंदा पानी आप पी रहे हैं तो उस वजह से ये मोस्टली फैलता है, जिसकी वजह से बहुत और सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका लिवर अफेक्ट हो सकता है, आपके और बहुत सारे सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन मोस्टली ये होता है कि इसमें आप पहले बीमार होते हैं, आपको बुखार होता है, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो आपको गंदा चीज़ या गंदा खाना या पानी की वजह से जो है फैल गया बॉडी के अंदर और वो मुख्तलिफ बीमारियां कॉज कर रहा है। और अगर आप इसको मतलब ट्रीट नहीं कर रहे तो उस वजह से हेपेटाइटिस भी फैल सकता है बॉडी में, निमोनिया हो सकता है अगर आप उसको अनट्रीटेड बहुत अरसे तक छोड़ रहे हैं। तो मोस्टली यही होता है उसमें। यानी ये सिर्फ एक कोई बीमारी नहीं है, इससे बहुत सारी और बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अच्छा, अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है और वो ये है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी ये एक ऐसा कोई जरासीम है कि जिसके ऊपर पे कोई दवाई भी असर नहीं कर रही है। जो लोग आ रहे हैं उनको अगर कोई मेडिसिन जो अवेलेबल है वो दी जा रही हैं तो उससे वो सेहत याब भी नहीं हो रहे। डॉक्टर हारिस, ये मसला क्यों है? अच्छा, वैसे तो पहले तो हमारे पास एक स्ट्रेन आता था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन। अब क्योंकि पाकिस्तान में विद वो क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स से ट्रीटेबल था। अब जो फर्दर जो हमने नया स्ट्रेन देख रहे हैं दैट्स एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, जिसको XDR स्ट्रेन कहते हैं टाइफाइड का। यह आपके सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक या दो एंटीबायोटिक्स से इसके सेंसिटिव है, बाकी इस पर कोई भी जो आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही, जो कि एक चीज़ एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि द थिंग इज़ कि ये पेशेंट को इतनी फर्दर क्या जैसे बताया कि आपके इंटेस्टाइन में जाता है फीको ओरल, जैसे डॉक्टर आयजा ने बताया कि फीको ओरल रूट से जो आपने कहीं से भी खा लिया, खासतौर पे जो हमारे कुक्स हैं होटल्स वगैरह में, हम लोग की इनकी स्क्रीनिंग नहीं होती और ये क्रॉनिक कैरियर होते हैं। ये अगर क्या कहते हैं अगर हाइजीनिक मेजर्स ना लें, दूसरा नहीं है तो ये आपके फूड के अंदर ये आपके वहाँ से आपके ये इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्पेशली जो आपके आंतों में एक इलियम पार्ट है उधर ये रिजाइड करता है फॉर सम टाइम। और विद 7 to 10 डेज़ के अंदर ये रेप्लिकेट करके और क्या रेप्लिकेशन का प्रोसेस करके तो आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सही। तो जब हम इनका ब्लड कल्चर कराते हैं तो तब हमें पता लगता है कि ये वो स्ट्रेन है जो सिवियर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास कभी कभार तो अब आपके पास एक सेंसिटिव हो एक रेजिस्टेंट और उसमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आ रही है जिसमें आप ट्रायल दे सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो काम कर सकती हैं नहीं कर सकती। दैट्स वेरी अलार्मिंग, क्योंकि ये अगर ये रिज़ाइड करे और 3rd वीक या 4th वीक में अगर ये बहुत सिवियर हो जाए, क्योंकि हमें लगता है इसे सिर्फ आंतों के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, ये मल्टी सिस्टमिक इलनेस है जिसमें ये इलियल परफोरेशन आपकी आंत का फटना, ठीक है, उसके अंदर ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है जो आपको रिसेक्शन करें। उसके बाद नहीं तो ये बहुत क्रॉनिक स्टेज में आपकी क्या कहते हैं टाइफॉइड इंसेफेलोपैथी भी कर सकते हैं, ये आपकी ब्रेन में जा सकता है, दूसरी जगह लिवर को इन्वॉल्व, मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमें अपने ना लोगों को बताना पड़ेगा कि इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये बीमारी को सबसे पहले हमारी अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, जो कि फूड एंड वाटर सेफ्टी के पहले तो एक तो हमारे यहाँ सीवरेज लाइन का इशू है कि आपके साफ़ पानी के अंदर आपका गंदा पानी मिक्स हो रहा है और ये ट्रांसमिशन का सबसे बेसिक है। हमारे जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उसका फ़िल्ट्रेशन की एक्सपायरी जो ख़ास तौर पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट के अंदर एक सारे वो जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्सपायरी जो देखी जाए कि ये एक्सपायर है तो उनको चेंज किया जाए फ़िल्टर्स को और दूसरी चीज़ों को, ताकि ये चीज़ पहले तो हम जिसको रोक सकते हैं जो उसकी सोर्स है उसको रोकें।
बाद में जो हमारे जितने कुक्स हैं, हमारे जितने भी इन्वॉल्व हैं रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में या जितने भी फूड इंडस्ट्री में, उन लोगों को चेक किया जाए कि वो उनका मेडिकल किया जाए कि वो टाइफाइड के कहीं कैरियर तो नहीं है, तो ताकि इस चीज़ को रोका जाए। और फर्दर ताकि लोगों को ये कि ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में ये है कि एंटीबायोटिक्स का तो एक्सेसिव यूज़, क्या हमने ठीक है पेट में दर्द हुई कोई भी हुआ, हम लोगों ने अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन लेके जी ठीक है, जब वो ठीक नहीं हुआ तो फिर हमने डॉक्टर को देख लिया। वो ये है कि वो आपका एक बायस बनता है इस तरह के स्ट्रेन्स का पैदा होना कि ये बैक्टीरिया अपने आप को ओवर टाइम चेंज कर रहा है थ्रू रेजिस्टेंस, मतलब जो उनको बाहर से इन्फ्लुएंस बाय एंटीबायोटिक तो ऐसी बैरियर्स बना रहे हैं कि वो उस पर काम ना कर सके। यानी कि जब हम कोई एक एंटीबायोटिक लेते हैं खुद से, जी जिसकी के ज़रूरत है या नहीं है, यानी एक ऐसी बीमारी फ्लू हो गया और उसे ठीक हो जाना है 5-7 दिन में, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं हम एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं, तो हम वो कर लेते हैं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि 2 दिन खाई और ज़रा सा रिलीफ हो गया तो छोड़ दी और कहा कि बस अब तो काफ़ी है, हमें क्या ज़रूरत है हम 7 दिन का कोर्स पूरा करें, तो ये तो काफ़ी हो गया। तो फिर इस तरह से वो जिस्म के अंदर उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और कोई भी जरासीम जब असर करता है तो उस बीमारी के ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होती है और वो उन जरासीम के ख़िलाफ़ वो दवाई कारगर नहीं रहती। और कोई दवाई आज तक हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यानी हमारी तरफ से कोई नई दवाई नहीं आई है दुनिया में जितनी ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, पेनिसिलिन से हम शुरू करें और आज तक की कैंसर तक की, ये सब वेस्ट की रिसर्च का ही करामात हैं कि वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। वरना अगर हम देखें कि हमने क्या दरियाफ्त किया किसी चीज़ का इलाज, तो हम तो आज तक किसी चीज़ का इलाज नहीं ढूंढ सके, तो फिर हमारे लिए तो वो नई दवाई नहीं बनाएंगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है। जो आपने बात की बिल्कुल बात ठीक है कि जो हम लोग तो सिर्फ उनको शायद बेसिकली हम उनको नए स्ट्रेन्स बना के दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास एजुकेशन की कमी है, लोगों को किस तरह एंटीबायोटिक। और दूसरा आपने कहा कि डॉक्टर एक कोर्स प्रिस्क्राइब करता है, तो हम लोग प्लीज़ एजुकेट करते हैं अपने लोगों को कि एटलीस्ट कोर्स को फिर पूरा करें। वो ये है कि आधे आप बिल्कुल अगर उसको हाफ वे छोड़ देंगे तो ये है कि आपकी बॉडी में एक तो ड्रग नहीं गया और ऑर्गेनिज्म ने थोड़ा सा चलने मौजूद था और वो चीज़ें आपकी सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं। बट द थिंग इज़ कि ऑर्गेनिज्म नोज़ के अच्छा ये मेरे पे एक ऐसा एक चीज़ आई थी, तो उसके अगेंस्ट वो फिर मॉडिफिकेशन और दूसरी चीज़ें उनकी आपस में वो टाइम ये ड्यूरेशन ये अपने आप को रेजिस्टेंट करते 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 फिर एक टाइम आता है कि ऐसा स्ट्रेन इनकी म्यूटेशंस हो जाती हैं तो ये वो उसके इर्द गिर्द काम नहीं करती हमारी वो स्पेसिफिक ड्रग या एंटीबायोटिक जिसकी बात की। और द थिंग इज़ कि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इसमें मल्टीपल आपने जैसे बात की कि वेस्ट उसको हर चीज़ को हर न्यू रिसर्च को उस पर काम करता है उसके ऊपर सारा कुछ। बट हमारे यहाँ क्योंकि द मेन इशू इज़ दिस कि एजुकेशन और दूसरा ये कि कोई इसके बारे में ना जान कि जो हमें जो बेहतर लगता है वो हम करेंगे। पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से जा रहे होते हैं जहाँ और बहुत से चाय की पत्ती बड़े शौक से लेके जाते हैं, सिगरेट बड़े शौक से लेके जाते हैं, महंगे मिलते हैं वहाँ पे। सो उसके साथ साथ जो एक चीज़ बड़े शौक से लेके जाते हैं वो है एंटीबायोटिक्स। आप उनके बैग्स कभी खोल के देखें तो लोड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कोई देता नहीं है। वहाँ बच्चे का भी पेट ख़राब हो जाए तो उनसे भी डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिखते ही नहीं है और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक मिल नहीं सकती। वहाँ पे ये भी नहीं है आप काउंटर पे जाके ले लें, तो वो यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार वो डॉक्टर तो जो है ना वो तो हमें लटका ही रखते हैं, कुछ 10-15 दिन लग जाते हैं इलाज होते होते। यहाँ पे ठीक है उठा के खुद ही ऑगमेंटिन वगैरह 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 ले जाओ और वहाँ पे जब डॉक्टर साहब जो हैं उनको छोड़ के आप खुद ही से शुरू कर लें और 4-5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और फिर ये इस वजह से ड्रग रेजिस्टेंस जो है पैदा होती है। सो ये रवैया जिसकी हम बात करें, अलामात क्या आएंगी डॉक्टर आयशा जब ये इस बीमारी से कोई मुतासर होगा? सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी इस तरह का गंदा पानी खाना या कोई भी मतलब रेस्टोरेंट्स में भी आजकल तो प्रिकॉशन नहीं लेते, कुछ भी खा लिया है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो चला गया है, अब वो रिसाइड कर गया है, वो रेप्लिकेट कर रहा है, कुछ अरसा गुजरेगा लाइक 4-5 दिन गुजरेंगे, उसके बाद आपके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर। उसमें सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, बुखार होने के बाद आपकी जिस्म में बहुत दर्द होगा, उसके अलावा उसके साथ आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इवन ऐसा भी होता है कि मतलब आपके पेट में बहुत सख्त दर्द शुरू हो जाता है और पेट के ऊपर और आपके बाहर बाजू वाले एरिया पे छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाते हैं, जिससे मतलब आपको पता चल रहा है कि अच्छा हाँ शायद इसको टाइफाइड हो सकता है। उसके अलावा आपको इवन समटाइम्स डायरिया लग जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है कि हमें उसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, जिसकी वजह से हमें होता है कि अच्छा हम इसमें डिफरेंट टेस्ट करा सकते हैं, तो हम उससे पता
पता चला सकता है कि अच्छा इसको टाइफाइड है या नहीं। तो उस वजह से हम उसमें ब्लड कल्चर होता है, स्टूल कल्चर होता है, वो हम कराते हैं। और जो है हमारे पास पहले विडाल टेस्ट होता था लेकिन अब वो नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसकी जो एंटीबॉडीज़ बनती थी उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो हम डिटेक्ट करते थे, उससे हमें पता चल जाता था कि अच्छा अब क्यों नहीं होता ये टेस्ट? अब ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि अब हमारे पास ब्लड और स्टूल कल्चर आ गया जो ज़्यादा अच्छे मतलब रिजल्ट्स देते हैं, तो उसकी वजह से अब हम वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वो वाला टेस्ट करवा लें। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए अच्छा डॉक्टर हारिस, ये भी बताइएगा, आपके घर में कौन लोग जो हैं वो ज़्यादा इसके बारे में शिकार हो सकते हैं? क्या इसका कोई ताल्लुक हमारी वीक इम्यूनिटी के साथ भी है, या जितना मर्जी सेहतमंद और जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, भूले से भी कहीं आपको नहीं मालूम है आपने कहीं कुछ खाया है और वो आपको उसी तरह से मुतासिर करेगा जैसे वो किसी दूसरे इंसान को करेगा? अच्छा, जैसे आपने इम्यूनिटी की तो इम्यूनिटी की बात की, तो इम्यूनिटी के अंदर ये है कि हाँ, जो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं उनको तो ये इस इन्फेक्शन के बाद दूसरी इन्फेक्शन भी साथ साथ ही मुतासिर करेंगे। हाँ, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर है और थोड़ा सा वो रेजिस्टेंट शो कर सकते हैं टुवर्ड्स, तो हाँ उसमें बेटर आप कह सकते हैं कि बेहतर प्रोग्नोसिस होगा एज़ कम्पेयर। बट ये नहीं कह सकते ये हर मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे को छोड़ देगा कि नहीं, हर कोई इस बीमारी से इफ़ेक्ट हो सकता है। और स्पेसिफिकली जिस आपने बात की कि जो हमारे जो मुतासिर लोग हैं वो मुतासिर लोग वो हैं जो ख़ास तौर पे जो थोड़े से देहात में रहते हैं, गांव में, उनको साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है। और ख़ास तौर पे जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं कि कराची में ये है कि वहाँ आपके आए दिन अभी बारिशों का मौसम है तो पानी का होना गुज़रना और वो क्या कहते हैं सैलाब का एक वो बनना, तो उसमें यह है कि आपकी हर टू डे लाइफ मुतासिर हो सकती है। उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस आ रही हैं। अगर वो चीज़ एक सोर्स था वो हर जगह फैलते फैलते आपकी काफ़ी जगहों को स्प्रेड कर रहा है और वो वहाँ कंटेमिनेशन हो रही है। सो द थिंग इज़ कि हम ये देख रहे हैं कि कराची में केसेस राइज़ हो रहे हैं फॉर टाइफाइड, क्योंकि वहाँ बेटर सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ सारा कुछ क्या कहते हैं बेहतर क्या कहते हैं आपकी फूड एंड वाटर सेफ्टी अथॉरिटीज़ वगैरह नहीं है जो कोई चीज़ों को चेक नहीं कर रही और सारा कुछ, तो इस तरह के मरीज़ों की तादाद हमारी बढ़ती जा रही है। तो वो ये है कि स्पेसिफिकली जो टारगेट लोग हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो ये हैं जो जिनके पास ये से एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मैसर नहीं है, उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो इस चीज़ से इफेक्ट जो हमारे जो इसको कह सकते हैं कि हमारी वर्कर क्लास वगैरह स्पेशली वो पानी के पीने के पानी में डॉक्टर आयशा ये ज़्यादा पाया जाएगा, या पानी को उबाल लें तो क्या ये जरासीम ख़त्म हो जाएगा? और क्या कुक्ड अगर ज़्यादा हीट के ऊपर खाना बना हुआ है तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो महफूज है, जैसे आज तक हम समझते हैं कि पक गया है तो अब इसमें कोई भी जरासीम जो है वो बाकी नहीं रहेगा? क्या ये दुरुस्त नज़रिया है, या ये जरासीम जो है ये हीट रेजिस्टेंट होता है और ये फिर भी सर्वाइव करता है? मोस्टली तो ये इसीलिए फैलता है कि आपने गंदा पानी पी लिया है या कोई गंदा खाना खा लिया है, जैसे कि पीछे अभी ईद भी गुजरी थी तो लोग मतलब इस तरह खा रहे थे प्रॉपर्ली सैलेड्स और अनकुक्ड जी अनकुक्ड होता है, उसमें और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हाँ ये भी प्रेफरेबल है कि लाइक अगर आप प्रॉपर्ली कुक नहीं करें खाने को, स्पेशली मीट हो गया या सैलड्स भी आप सही तरह वॉश नहीं हुए हुए, तो उससे फैलता है, ये आपकी बॉडी में चला जाता है। तो मतलब उसके लिए आपको ये प्रिकॉशन करनी चाहिए कि प्रॉपर उस खाने को सही कुक किया जाए, प्रॉपर जो है पानी भी साफ़ होना चाहिए, बॉयल करें या फ़िल्टर वाला जो होता है। प्रॉपर हमारी गवर्नमेंट को जो है इस बात पे लाइक रोशनी डालनी चाहिए कि उसको जो पानी आ रहा है हमारे पूरे घरों में जा रहा है, वो सारे सीवेज सिस्टम को उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें, पानी साफ़ करें। जबकि अभी पिछले दिनों हम एक बात कर रहे थे और आपने भी शायद ये रिपोर्ट्स देखी हो, इवन हमारा जो रावल डैम है जो रावलपिंडी को मेजरली सप्लाई करता है पानी, उसके अंदर बाराकोट की मेन सेवरेज लाइंस जो हैं वो खुल रही हैं, और एक नहीं 3 4 5 हैं जो कि बनीगाला की भी हैं, बाराकोट की भी हैं, और भी सराउंडिंग एरियाज़ में जितनी पॉपुलेशन है उन सब ने अपना ड्रेन जो है सीवरेज का वो रावल डैम में डाला हुआ है और उस रावल डैम से फिर पानी सप्लाई हो रहा है। सो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो कैसे फिर फैल रही होती हैं। लेकिन डॉक्टर हारिस, हम समझ लें कि हमें ये गंदा पानी भी मिल रहा है, फ़र्ज़ किया ये तो हमें एक जनरल पता है कहीं से भी, और हम उसे उबाल लें अच्छी तरह, तो क्या ये जरासीम ख़त्म हो जाएंगे? वो उबला हुआ पानी जो पीने के लिए साफ़ है? अच्छा, जो उबले हुए पानी का है ना, एटलीस्ट वो क्योंकि ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर, वन ये 100 डिग्रीज तक हम बॉयल करते हैं 99, 98 या 100, 102 पे, तो होता ये है कि ये उसको आप अगर कह सकते हैं कि उसकी तादाद को अगर 100 थी तो एटलीस्ट उसमें 5 से 6 की तादाद, क्योंकि इसको भी एक स्पेसिफिक रेप्लिकेशन के लिए एक तादाद चाहिए जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सके। और दूसरा ये जो स्पेसिफिकली मैं बार बार हम स्ट्रेस करें दैट्स इट्स द फीको ओरल रूट कि सीवरेज से इसका ताल्लुक है
क्योंकि जो भी कैरियर है उसकी ये फीकल मैटर के अंदर ये इसकी जिसके अंदर हम जिस तरह जैसे बताया कि स्टूल कल्चर हम कराते हैं लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड ब्लड कल्चर है। सो द थिंग इज़ कि इसकी फीकल मैटर जब वो सीवरेज में जाएगा और अगर वहाँ क्योंकि आपके पीने के पानी के साथ आपकी सीवरेज लाइन कनेक्ट हो रही है, सो द थिंग इज़ कि वो भी कंटेमिनेट हो गया। अब जब वो अगला बंदा पिएगा तो उसके अंदर ये आपको जरासीम मिलेगा। अब उसको हम रोके, क्योंकि बात ये कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है कि हम सिर्फ प्रिवेंशन दे सकें सर, इसमें हमारी अथॉरिटीज़ को देखना पड़ेगा, उसमें एक्टिव होना पड़ेगा और इसके खास तौर पे जो सीवरेज इनको हैवी फाइन्स किए जाएं जो लोग इसमें डंप कर रहे हैं, और डंपिंग का भी एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको पूरा क्या कहते हैं हमारी वेस्ट और जो है वो उसको यूज़ कर रही है। तो आप एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाएं, उनके अंदर जो सीवरेज का पानी डंप हो उसके बाद वो फिल्टर हो के देन वो रिवर में डंप हो, ताकि एटलीस्ट वो चीज़ों को हम फिल्टर आउट तो कर सकें जो कि इस चीज़ को बचा सके। सो द थिंग इज़ कि जब तक हम इसमें प्रिवेंशन हमारे आप कहेंगे कि अथॉरिटी लेवल से और फिर आगे लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से स्टार्ट होगा तो नीचे उसके इफेक्ट्स हमें नज़र आएंगे। तो इस तरह ये मिल के एज अ होल कम्युनिटी हम इसको कम करें, क्योंकि वरना तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी एंड एक टाइम आएगा कि जब चीज़ें बहुत आगे निकल जाएंगी तो उस वक्त तक हमारे पास कुछ नहीं होगा जो हम इसको बचा सकें। हमारा हेल्थ बर्डन कितना बढ़ जाएगा। हमारा पहले ही आप देखें कि हेल्थ का बजट हम नहीं उतना रख पा रहे जितना के चैलेंजेस हैं। हमें एक ऐसा मुल्क जहाँ शुगर जो है वो 30% से ज़्यादा पाई जाए पॉपुलेशन में, जो सबसे ज़्यादा तेज़ शुगर के बढ़ने वाले ममालिक में हो, जहाँ लिवर के मसाइल जो हैं सबसे ज़्यादा इस खत्ते पूरे में बुरे हों, और जहाँ पे किडनी की सूरत हाल जो है वो इतनी बुरी हुई है। तो चंद मेजर बीमारियाँ वहाँ पे अगर ये बीमारियाँ भी साथ शामिल हो जाएंगी तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि किसी एक घर के ऊपर भी कितना लोड पड़ जाएगा बीमारियों और अखराजात का और अदरवाइज़ भी। अच्छा, कितना जल्दी इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बुखार एक ऐसी अलामत है कि जिसको यूजुअली घर पे लोग ट्रीट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो कोई 8-10 दवाइयाँ कोई 8-10-15 दिन तक ट्राई करते हैं एंड देन वो समझते हैं कि अच्छा अब नहीं किसी तरह कंट्रोल हो रहा, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो इस एक रवैये के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर आयशा? मोस्टली इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है ना वो 4 to 14 डेज़ 2 वीक्स तक होता है। तो उसके बीच में जो है वो बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म जाता है, रेप्लिकेट करता है, सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो उस दौरान में आपको इसके बारे में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अलामात आना शुरू हो गए हैं बॉडी पे। जब आपके पास हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा बुखार है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपके ख़ुद के पेट में इतना ज़्यादा दर्द है जो कि ख़ुद की घर की दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, बहुत डायरिया हो रहा है, बॉडी में भी पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है जो नॉर्मल पैनाडोल से और इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि आपको फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना चाहिए कि इससे पहले कि वो बॉडी में फैल के और किसी ऑर्गन को अफेक्ट करे और या हमारे लिवर में कोई डिज़ीज़ कॉज करे या बोन मैरो में या कोई और किसी भी ऐसे ऑर्गन में सिस्टेमिक डिज़ीज़ कॉज करे। तो उससे पहले हमें डॉक्टर के पास चले जाना, रजू कर लेना चाहिए, ताकि हम जल्दी जल्दी इस बीमारी को पकड़ के इस ऑर्गेनिज्म को ठीक मतलब बॉडी से निकाल सकें। अच्छा, आप डॉक्टर साहब जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रेजिस्टेंट वायरस की कि जिसके ऊपर काम ही नहीं कर रही हैं एंटीबायोटिक्स, तो अब आप लोगों के हथियार तो एंटीबायोटिक्स ही हैं जिसके साथ आपने इलाज करना है, तो फिर क्या करेंगे आप एक ऐसे पेशेंट का जो आपके पास आया है और उसके ऊपर तो कोई दवा कारगर ही नहीं हो रही? अच्छा, अभी तक तो हमारे पास जो अभी तक ड्रग रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन जो XCR स्ट्रेन है उसमें हमारे पास कुछ चंद एंटीबायोटिक्स रहेंगे जिसके ऊपर ये काम कर रही हैं। बट द थिंग इज़ कि विद टाइम वो जो हम चीज़ को अलार्मिंग देख रहे हैं कि ये इसके साथ भी रेजिस्टेंस हो जाएंगी, और जब वो होंगी तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू यूज़, और उसके लिए हमें फिर ये है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन के अंदर रिजाइड करता है इलियल परफोरेशन, कि आपकी आंत का फट जाना, उसमें सुराख हो जाना, वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है। उसमें से सारा मादा और पेशेंट की ऑन टेबल डेथ इस वजह से होती हैं, और काफ़ी लोगों की हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे। बट द थिंग इज़ कि अभी हम जितनी प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम जितना इसको रोक सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जल्द भागे ना हर चीज़, क्योंकि ये सारा डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है। हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, अपने सिम्टम्स बताते हैं, कुछ मार्किंग्स होती हैं जिससे डॉक्टर आयशा ने बताया कि रेड स्पॉट्स का मिलना और कुछ लिवर का बड़ा होना, स्प्लीन का बढ़ना, क्योंकि ये क्रॉनिक लोगों में ये कैरियर आपका पित्ते में पाया जाता है। इसका ज़्यादा जो जरासीम जो रिजाइड करता है आपके पित्ते में करता है इन क्रॉनिक स्टेजेस। सो द थिंग इज़ कि हमें काफ़ी उसमें क्लिनिकल साइंस मिलते हैं जो हम डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं। बट जहाँ तक बात आपने की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की, तो बात यह कि जो चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं उसके अंदर के हमें इसमें एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बट अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास अभी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो इस पर काम कर रही हैं, तो जब वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाएंगी तो देन इट विल बी अ वेरी क्योटिक सिचुएशन, और जब वो आएगी तो उस वक्त तक
काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी हो सकती। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी हमारी जिसे कहते हैं विजडम कह लें या एंशिएंट प्रैक्टिसेस कह लें या आयुर्वेदिक कह लें, एक हमने मुहावरा भी सुना है ना, चांदी का चम्मच ले मुंह में लेके पैदा होना। हाँ, तो वो सिल्वर स्पून जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ किया जाता था कि वो अमारत की निशानी थी, वो इसलिए यूज़ किया जाता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। सो चांदी के गिलास में पानी पिया जाता था। कॉपर जो है वो पानी के पीने के लिए इस्तेमाल होता था क्योंकि ये तमाम मेटल्स जो हैं ये डिटॉक्स करती हैं, ये ख़त्म करती हैं इस तरह के जर्म्स को, ख़ासे जर्म्स को जो कि पानी के अंदर होते हैं, उन्हें साफ़ करती हैं। सो आपको नहीं लगता ये प्रैक्टिसेस भी कुछ हद तक वापस आनी चाहिए? अब अच्छा। मॉडर्नाइजेशन बहुत होगी और हमने उसके असरात भी देख लिए। अच्छा, आपने जैसे हम बताया ना, तो इन सारे के क्योंकि इनका एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसके अंदर थोड़ी से ना, क्योंकि आपको पता है कॉपर है, दूसरी जो इनमें ये है कि जब भी इसके साथ कोई फ्लूइड या उसमें, तो इसमें एंटीऑक्सीडेटिव चीज़ें जो है ना वो रिलीज़ होती है, जिसमें हम कहते थे कि ये थोड़ा सा सफ़र ये है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हम अपनी लोग अपने इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन वगैरह, उनको साफ़ रखें उनको। बट बात वही है कि हम अब बेसिक जो सोर्स है उसको अगर हम उसी चीज़ को कंटेमिनेशन वाटर से यूज़ कर रहे हैं, तो बात ये कि वो चीज़ उसी के साथ, तो जो सोर्स है जिसने हमारे पेट में जाना है, जिसने वो है खाना, और वो किस सोर्स से बन रहा है, उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, सारा कुछ दैट्स इंपॉर्टेंट है इसके। ये तो अदर प्रिवेंशन बिल्कुल मेथड्स सर, यहाँ पे जैसे आपने बात की, बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ होती हैं कि जिनको पानी सीवरेज का लोग जो है वो लगा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा ये शेयर किया, ये तो मैंने शेयर किया, कसूर और उसके सराउंडिंग एरिया में आप चले जाएं तो वहाँ पर जिगर की बीमारियाँ और गुर्दे की बीमारियाँ बहुत, ख़ासतौर पे लिवर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। एवरी सेकंड पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज़। और वजह क्या है कि टैनरीज़ हैं, चमड़ा रंगने का जो एक कारखाने हैं या और कुछ ऐसी केमिकल इंडस्ट्री है, उसका पानी आ रहा होता है, वही पानी जो है वो फसलों और सब्जियों को लग रहा होता है, और वो सब्जियां और फसलें वो सिर्फ ना वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि वो सप्लाई भी होती है मंडी में। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि जो सब्ज़ी या फल हमें मिल रहा है उसका वाटर सोर्स क्या था, उसमें कंटेमिनेशन का लेवल क्या है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स जो कि मतलब वो किसी फ्रूट या सब्ज़ी के अंदर भी जा सकते हैं जिनको कि हमने ग्रो इस तरह की चीज़ों से किया हुआ। सो पाकीज़गी एंड तहारत का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे मज़हब ने हमें दिया है, आई थिंक कि अब इट्स हाई टाइम कि हमें समझ आ जाए कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और तहारत यही है कि नजस कोई भी चीज़ जो है उसको हमने नहीं खाना। तो अगर हमने अब खुद नहीं खाना देख के आँखों से, तो फिर हम उसको फसलों को पानी लगाने में भी इस्तेमाल ना करें, अपने घर का गंद ड्रेनेज जो है वो किसी पीने वाले पानी के सोर्स में भी ना डाल दें, और गैर ज़रूरी दवाइयाँ बिना इस्तेमाल करें। यही हमारी आज की गुफ्तगू का वो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हारिस, डॉक्टर आयशा, आप दोनों के साथ रहने का, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने का। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक लेने का भी हो गया। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।